डॉक्टर साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने बतौर पीटीआई सेक्रेटरी जनरल और हामिद रजा साहब ने पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जी, एक बड़ी टूट फूट है और उसमें सलमान अकरम राजा साहब एक इंतहाई मोहतरम वकला बरादरी में भी और वैसे भी सिविल सोसाइटी में उनका एक बड़ा मकाम रहा है और वो जो है ज़ाहिर है तनकीद की जद में आए। पार्टी का इंटरनल मामलात हैं तो मैं उसमें अभी तो कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब के भी हवाले से खबरें आ रही हैं। अच्छा, ये जो है ना, अब यहाँ पर ये बात इस वक्त जो हो रही है वो ये कि वकील जो हैं वो नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, पार्टियों के अपने मामलात हैं, मैं सिर्फ ब्रॉडर पिक्चर पे बात करता हूँ। वो नहीं कर सकते तो इसलिए जो है सियासी शख्सियत को आगे आना चाहिए। तो अब सियासी शख्सियत आगे आएंगी तो ये वकला जो हैं ये रिलीफ की कोशिशें करते रहे हैं, अदालतों में मुकदमात, खान साहब से मुलाकातें और ये सारे मामला जो भी हुए। तो फिर उसके बाद अगर सियासी शख्सियत सामने आ जाएंगी तो ये जो है ना शख्सियत, अली जफ़र साहब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा साहब, ये अकेले नहीं बल्कि इनके साथ पूरे चैम्बर्स फिर इनके होते हैं ना, इन्वॉल्व होते हैं। तो वो फिर मुख्तलिफ हवालों से बातचीत करना, अदालती कार्रवाई, वो मुकदमात हैं। तो असद कैसर साहब का मुझे इल्म नहीं कि उन्होंने अभी तक हाँ भरी है कि नहीं। उनकी तरफ से खबर ये भी आ रही है क्योंकि वो जो ट्रैक 2 पे मामला चल रहे थे उसमें असद कैसर साहब भी मौजूद थे। वो पता नहीं अब बानी का ओहदा संभालते हैं कि नहीं, यह हतमी इसकी जो हतमी फैसला जो है वो खान साहब करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये तहरीक इंसाफ का अलग मामला है। एक बात पे लेकिन मैं सिर्फ कह के और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। आप अचानक ये देखें कि एक बात सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग, वो रहनुमा जो कि मौजूद हैं जेलों में और फिर नाम सामने लिए जा रहे हैं कि जी यास्मीन राशिद साहिबा, ज़ाहिर है उनको एक अरसा हो गया, और फिर उमर चीमा साहब का नाम लिया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो रही है और बात हो रही है और भी शख्सियात जेलों में। उमर चीमा साहब मौजूद हैं और भी लोग, काफ़ी शख्सियात हैं, उनके कारकुन भी हैं बहुत सारे। लेकिन एक बात हो रही है कि वो जो है वो जेलों में मौजूद हैं और उनसे किसी ने पूछा नहीं पलट के, और किसी ने उनका जिक्र भी नहीं किया। ये भी बात हो रही है दरमियान में। अच्छा, अब ये तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो हो रहा है ना, ये तो अभी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है कि जी कल रात को जैसे खबर आई कि बुशरा बीबी जो है वो शायद पता नहीं मिल नहीं रही या कैसी खबरें चली, फिर उसके बाद वो बात सामने हो गई। लेकिन इसमें एक जो बात और सामने आ रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, और थोड़ी सी बात करके भी निकलते हैं और बहुत ही इशूज़ हैं इस वक्त। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा। अच्छा, अब कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा कौन से हैं भाई? देखें ना, एक तो वो हैं जो कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पुराने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग हो गए। एक वो हैं जो अभी बाहर थे और बाहर आपस में मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। अभी जो भी है, मैंने कहा ना, वो खुद तय करेंगे अपने जो भी। लेकिन पॉलिटिकल नज़र रखनी जरूरी है। तो कौन से ऐसे रहनुमा हो सकते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया? भाई जो छोड़ के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली वो तो नहीं हो सकते ना, IPP वाले तो नहीं हो सकते। तो फिर वो शख्सियत कोई ऐसी होगी जो जेलों में होगी। अच्छा, कुछ लोगों ने पिछले दिनों कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, कोई और भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई और शख्सियत भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, मैं तो सिर्फ बयान सुन के ना फिर उनको वो करता हूँ, क्या कहना चाहिए, डिसाइफर करता हूँ बयान सुन के। तो ये जो बयान आ रहा है ना सामने के तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वो रहनुमा होंगे जिन कुर्बानियाँ देने वाले, अब कुर्बानियाँ देने वाले वो तो नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा कौन से हो सकते हैं?
कुर्बानियाँ देने वाले रहनुमा तो वही हो सकते हैं जो कि, अच्छा एक वो कुर्बानियाँ देने वाले हैं जो खान साहब के साथ खड़े रहे, एक वो हैं जो कि जेलों में हैं और वो जिनका जिक्र अचानक होना शुरू हो गया कि उनको नज़रअंदाज किया गया, तो वो जो है उधर से वो उसके ऊपर जो है वहाँ से कोई शख्सियत हो सकती है। अब वो कौन है मैं नहीं जानता। पहले एक दफ़ा शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आ गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई और भी हो सकता है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये दरमियान में कुटर पुटर चल रही है। इसी दौरान जो है वो हुकूमत सोच रही है कि गवर्नर, थोड़ी सी बात करके भी निकलते हैं, फिर आगे जब सिस्टम अपनी शक्ल लेगा आदमी तो फिर उसे बात करें। वो सोच रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगाएं, ठीक है, और वो गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं इस वक्त, और उनके पास से वजूहात हैं। वो उन्होंने पूरी एक फहरिस्त तैयार की हुई है कि भाई इसमें चरपसंदी हुई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो मुकदमात भी हैं, वो पूरा एक चार्जशीट तैयार है। फिर वो देख भी रहे हैं कि अंदर इनके लड़ाई हो रही है, इस वक्त बड़ी शदीद लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो वो गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए वो केपी ने आज अपना इजलास तलब की है रात को, शायद केपी असेंबली का इजलास होता है, नहीं मुलतवी होता है, क्या नहीं होता। लेकिन यह है कि जो कल भी मैंने बात की थी कि यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे रहनुमाओं को करके, अब जो कोर कमेटी का इजलास और ज़राए और ये सारा एक यहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में या किसी जगह पर एक नेशनल प्रेस क्लब में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एक अपना सब इकट्ठे होकर बात करते और एक मैसेज। लेकिन सब चूँकि तितर बितर हैं तो इसलिए वो कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने बहरहाल जो आएंगे उनको भी सियासी हैं, तो हम तो सियासी जो भी रहनुमा होते हैं वो भी शायद ज़्यादा अरसे न टिक पाए। इन्होंने शोएब शाहीन और ये जो सारी टीम थी, मेरे ख्याल से ये पता नहीं मुझे रहेंगे अपनी जगह पे, क्या होता है, बहरहाल जो भी हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये शायद इनमें से कुछ हट जाएँ, कुछ है, क्योंकि अंदर बहुत जो है ना वो मसले मसाइल हैं। और उसके बाद ये होगा कि एक वो ग्रुप, ये जो बात हो रही है ना, अच्छा इसमें खान साहब से मुलाकातें बंद हो गई हैं। उनकी आज जो अमशीरा हैं उनकी तरफ से बात की गई है। फैसल चौधरी साहब ने कोशिश की खान साहब से मुलाकात की, खान साहब से मुलाकात की, नहीं मिली। अब ज़रा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे खान साहब के लिए, क्योंकि ये वकला का और एक पूरा सिस्टम था, जो सिस्टम जो है वो इसमें अलग हो गया जो था सारा। अब वो अपनी वजूहात भी नहीं बयान, वो था शायद निकलना है उन्होंने, यहाँ जो लोग थे वो इंतज़ार करते रह गए पंजाब से पहुँचे नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो एक तरफ आराम हुआ। साथ ही जो है वो हमारे मतीउल्लाह जान साहब और शाकिर इवान साहब, उनका तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो हमारे साथ तो कोई मतलब 18-20 साल से तुम देख रहे हैं। ये हमें नहीं पता था कि वो आइस भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ना कभी हमने सुना, ना कभी देखा, ना कभी ये बात सुनी। और आइस का तो जिक्र मैं कई दफ़ा मैंने इसमें किया है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों कॉलेजों में यहाँ पे आइस को ख़त्म करें, लेकिन मुझे मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये डाल दिया जाएगा केस। तो बड़ा का एक अजब सा केस है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टैंड नहीं कर पाएगा। मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो उन्होंने तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी मतलब इंतहाई अलर्ट और इंतहाई कई सालों से उनको देख रहे। बहरहाल केस जो अदालत में मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो है तो, लेकिन ये तो सारा हो गया। यहाँ रुक जाते हैं मेरे ख्याल से लोकल पॉलिटिक्स वगैरह के कोई बड़े हालात हैं। एक वज़ीर की सीट जो है वो दाव पे लगी हुई है। एक वफाकी वज़ीर जो है वो शायद आने वाले दिनों में मैं लफ्ज़ सैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, खबर आएगी कि वो तबीयत ख़राब हो गई, मैं लफ्ज़ सैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद सैक कर दिया जाए उनको। अच्छा 12 और अल्टीमेट सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा। ज़रूर क्यास में ये जो होती है ना क्याटिक सूरत हाल होती है ना, इसमें क्यास है, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे आपको जो है वो 28 जून 1914 को जैसे वो फ्रेडरिक जो है यानी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर होती थी उस वक्त, तो उसके जानशीन या वली अहद, तो उनको जो है वो सर्बिया के अंदर
वो जो है वो मतलब बोस्निया में सर्बिया के नेशनलिस्ट ने कत्ल कर दिया 28 जून। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने जो है वो थ्रेट किया कि भाई ये जो है ये कैसे हुआ है और क्या सारा मामला पहले से चल रहे थे। और फिर उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू हो गया। उन्होंने सर्बिया को धमकी दी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने, सर्बिया ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने जो है वो सर्बिया पे 28 जुलाई को जंग छेड़ दी। चेन रिएक्शन चल पड़ा, लेकिन ये पहले से चल रहा था, पहले से चल रहा था, ठीक है। उन्होंने सर्बिया पे जंग छेड़ दी और रूस जो है वो सर्बिया की हमायत के लिए आ गया। उन्होंने कहा हम तो सर्बिया के साथ हैं। और फिर दरमियान में जो है वो जर्मनी ने, जब वो रशिया सर्बिया की हमायत के लिए आया तो जर्मनी जो है वो रशिया के ऊपर पड़ गया। और साथ ही जो जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग छेड़ दी। और फ्रांस पे जंग छेड़ दी तो दरमियान में जो है वो बेल्जियम न्यूट्रल था, उसको भी खींच लिया बीच में, फिर बरतानिया बीच में कूद गया। तो वो एक चेन रिएक्शन में वो पता चला पूरी आलमी जंग चल गई। लेकिन वो आलमी जंग उस दिन ही शुरू हुई थी, वो उससे पहले से मुख्तलिफ मामलात कशीदगी और यानी 10-20 साल पहले से, और फिर सारी दुनिया कूद गई, आलमी जंग शुरू हो गई। चेन रिएक्शन क्या, जो एक मर्डर से शुरू हुआ और वो फैलता चला गया, फैलता चला। अब इसमें यह है कि ये जो तो मुल्कों के अंदर क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, उस वक्त एक क्योस होता है। अच्छा, उसमें जो रियासतें, मैंने आपसे बात की ना कि हर जंग के बाद एक नक्शा तब्दील होता है, तारीख में नक्शे तब्दील हो जाते हैं। यानी पहली और दूसरी जंग अजीम में इतना थक चुका था बरतानिया, इतना थक चुका था, इतना कि वो उसके बाद अपनी ग्रिप नहीं रख सका। यानी यहाँ पे जो तहरीक आज़ादी चल रही थी पाक व हिंद में, तो उसकी में वो टिक नहीं सका और यहाँ से वो बोरिया बिस्तर बांध के उसको निकलना पड़ा। कई कॉलोनीज यूरोप तो फिर फ्रांस निकला, फिर वो अगर आप 50-60 की दिहाइयाँ देखें तो 70 तकरीबन, ये 70 की शुरू में सारी खलीजी रियासतें आज़ाद हुई हैं ना, ये 60 के आखिरी। तो कई मुल्क जो हैं वो फिर अच्छा उनकी यानी ये सारी जो खलीजी रियासतें हैं या अरब ममालिक हैं, या तो ये तो सारे फिर ऑटोमन एम्पायर टूटी तो ये बने, फिर वो एक चेन रिएक्शन, नक्शे चेंज हो गए। पहली जंग अजीम के बाद ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर गिर गई, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई, जर्मनी जो था वो अपनी जगह लगा रहा, इसराइल ने जन्म ले लिया। मतलब आप देखें ना, जंगों के बाद नक्शे चेंज होते हैं। और आप ये देखें कि दूसरी जंग अजीम फिर वही नक्शे चेंज हो रहे हैं। जापान की, इतना बड़ा जापान जो तो इंपीरियल जापान, न्यूक्लियर वेपन्स गिर गए, तबाह हो गया। जर्मनी डिवाइड हो, तो मुल्क अपने आप को संभालते हैं केओस के अंदर। और ये जो जंग है इस वक्त, इसमें आप देखें कि यूक्रेन के बॉर्डर्स और आगे पीछे, और ये गज़ा का मामला कहाँ जाके ख़त्म होगा हम नहीं जानते।